नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं उनमें वहाँ की लगातार खराब हो रही इकोनॉमी का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि कैसे ईद के मौके पर कई ऐसे वीडियो आए जिनमें वहाँ की टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिली। जिस इंडस्ट्री के चलते बांग्लादेश का एक्सपोर्ट पिछले लगभग 1.5 दशक में बढ़ा था, वो इंडस्ट्री अब प्रॉब्लम से गुजर रही है। अच्छा, ये सब तब हो रहा है जब देश में मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप वाली सरकार है और यूनुस खुद भी एक बड़े इकोनॉमिस्ट है। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनुस के खुद एक इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद वहाँ की इकोनॉमी की हालात खराब क्यों हुई, और जो हालात आज है वहाँ से बांग्लादेश आगे कहाँ जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं जयेश। तो जयेश, हमारी पिछली बातचीत में सेना और यूनुस सरकार के बीच बिगड़ते रिश्तों के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई थी वो थी बांग्लादेश की खराब होती इकोनॉमी, और आज ये चर्चा का एक बड़ा विषय है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है इकोनॉमी बिगड़ने का? देखो श्रेया, आम धारणा ये है कि इकोनॉमिस्ट लीडर के जो लीडरशिप है वाली सरकार है वो कम से कम इकोनॉमी के फ्रंट पर तो अच्छा ही करेगी, ये मानना होता है। पर अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हर इकोनॉमिस्ट अच्छी लीडरशिप दे सके, ये ज़रूरी नहीं है। और यही बात हाल में बांग्लादेश के उद्योगपतियों के बयान से साबित होती है। वहाँ के उद्योगपति आज ऐसा मानते हैं कि यूनुस सरकार वसूली पर उतर आई है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार उन सर्विस के लिए पैसे वसूल रही है जो वो दे भी नहीं रही है, एक्सपोर्ट्स ऑर्डर लगातार कम होते जा रहे हैं और नया इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। तो जयेश, क्या ये कहा जा सकता है कि एज एन इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस फेल हो रहे हैं? फिर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हर इकोनॉमिस्ट लीडर की प्रायोरिटी देश की अर्थव्यवस्था हो, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कोई इलेक्टेड लीडर तो है नहीं, उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत लाया गया है। ऐसे में देश का भला या नागरिकों का भला उनकी प्रायोरिटी में हो, ये ज़रूरी नहीं है। देखो, आप ये बात ऐसे समझिए कि मोहम्मद यूनुस सेमिनार सर्किट में भाषणों और थ्योरी के जरिए गरीबी दूर करने वाले इकोनॉमिस्ट हैं। उन्हें नोबेल भी इन्हीं भाषणों के लिए ही मिला है। वे अधिकतर बांग्लादेश से बाहर रहे हैं और बांग्लादेश की बहुत अच्छी समझ उनको है नहीं, और शायद उन्हें सत्ता में लाने के लिए यही उनका क्वालिफिकेशन था। तो यहाँ बात इकोनॉमिक्स के नॉलेज की नहीं है श्रेया, यहाँ बात है प्रायोरिटी और नीयत की। तो जयेश, क्या मोहम्मद यूनुस की नीयत ये नहीं है कि देश की इकोनॉमी ग्रो करे? ये वे कैसे रिफॉर्म्स करें जिससे इकोनॉमी में सुधार हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच है, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यूनुस और उनके एडवाइज़र चूँकि सत्ता में बैठाए जाने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा विदेशों से लाए गए हैं, तो वे देश के लिए काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, यूनुस को राजनीति और डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो करके गवर्नेंस का कोई भी अनुभव नहीं है। उन्हें टूल किट के जरिए लाया गया है, इसलिए वे टूल किट के अनुसार ही सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। तो क्या यूनुस की प्रायोरिटी सत्ता में बना रहना है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जयेश? एक उदाहरण के जरिए इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने भारत को बांग्लादेश के लोगों की निगाह में विलेन बनाना था, और तो उन्होंने ये कहानी बनाई कि भारत बांग्लादेश में अपना साम्राज्यवाद फैलाना चाहता है। दरअसल वह और उनके लिए प्रोपेगेंडा करने वाले लगातार ये कहते रहे हैं कि भारत शेख हसीना के जरिए बांग्लादेश पर शासन कर रहा था, और कुछ हद तक ये बात प्रोजेक्ट करवाने में वो सफल भी रहे कि वे एकमात्र नेता हैं जो भारत को रोक सकते हैं। अब देखो, डोमेस्टिक ऑडियंस को सुनाने के लिए तो ये कहानी ठीक लग सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है? आपको क्या लगता है वैसे, क्या ये बात सच है जयेश? बिल्कुल भी नहीं। इस बात का सच से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे इकोनॉमी की ही बात ले लो। बांग्लादेश को पूरी दुनिया में जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, उसमें भारतीय उद्योगपतियों का काफ़ी पैसा लगा था, उनकी तकनीक भी लगी थी। देखा जाए तो हमारे यहाँ की तमाम बड़ी कंपनियों ने बांग्लादेश में अपने यूनिट लगा रखे थे। ऊपर से मशीन से लेकर रॉ मटेरियल तक अपने देश से जाता था, यार्न से लेकर के रॉ कॉटन की आपूर्ति भी भारत से होती थी। फिर जब 2024 के जुलाई और अगस्त में वहाँ हालात ख़राब हुए तो हमारे इन्वेस्टर्स ने वहाँ से निकलना सही समझा, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। और एक बात, बांग्लादेश सरकार का अधिकतर रेवेन्यू इंटरनेशनल ट्रेड से वसूले जाने वाले टैक्स से है, तो जब इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई तो रेवेन्यू भी कम होगा ही, और फिर रही सही कसर तो यूनुस के बड़बोलेपन ने पूरी ही कर दी है। यूनुस के बड़बोलेपन ने? कैसे? ऐसा क्या किया जयेश यूनुस ने? देखिए, हमने देखा है ना कि यूनुस कैसे चीन गए और वहाँ पब्लिकली ये कहा कि बांग्लादेश का अपने इलाके में समुद्र पर कब्जा है, और उधर भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट लैंडलॉक्ड हैं। 7 स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड और त्रिपुरा। तो यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में आने का इन्विटेशन दिया और सलाह दी कि चीन इस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसे हर जगह का मार्केट मिले। अब देखो, कोई भी लीडर जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जरा सी भी समझ होगी, वो इस तरह से सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात तो कहेगा नहीं। पर यूनुस ठहरे टूल किट के प्रोडक्ट और इसलिए कह बैठे, और यही है यूनुस का बड़बोलापन। तो इसका क्या असर हुआ? मेरा मतलब हमारी सरकार ने उनकी बात को कैसे लिया फिर जयेश? फिर देखिए, एक बात तो जग जाहिर है कि बांग्लादेश को भारतीय सामानों के निर्यात पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये बात आज से नहीं है बल्कि पिछले लगभग 5 दशकों से है। इसके साथ ही बांग्लादेश कुछ सामान ऐसे बनाता है जिसके लिए भारत में एक ठीक ठाक साइज़ का मार्केट है। इनमें टेक्सटाइल हो गए और अपैरल हैं और कुछ प्रोसेस फूड और प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं। इनकी डिमांड भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफ़ी ज़्यादा है। अब देखा जाए तो ये एक तरह का इकोसिस्टम है जिसके तहत बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदता है और उन्हें प्रोसेस करके उन 7 स्टेट्स में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर बेचता रहा है। रही बात भारत के सामान खरीदने की, तो बांग्लादेश भारत से लगभग सब कुछ खरीदता है। मसाले, स्टील, प्याज, चावल, मोटर पार्ट्स, चीनी, चाय और बहुत कुछ, यहाँ तक कि स्टोन भी खरीदता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो गिट्टी की ज़रूरत होती है ना, वो भी बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करता है। तो इससे आप ये समझो कि बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर इस स्तर की है। जहाँ तक कि एक्सपोर्ट का सवाल है, तो बांग्लादेश भारत को करीब 150 करोड़ डॉलर के सामान बेचता था। इनमें से लगभग 30% टेक्सटाइल और बाकी फूड प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स थे। तो क्या मतलब भारत ने इन सामानों पर अब रोक लगा दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत ने रोक नहीं लगाई है। हाँ, जैसा मैंने कहा ना कि यूनुस के बड़बोलेपन की वजह से भारत ने कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजन लिए हैं जिसके कारण बांग्लादेश का इंटरनेशनल ट्रेड बहुत प्रभावित हुआ है। जैसे भारत ने एक समझौते के तहत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपने कस्टम्स पोर्ट का इस्तेमाल अलाउ किया था। ये ऐसी सुविधा थी जो हमने बांग्लादेश को गुडविल जेस्चर के तौर पर दे रखी थी। इसके कारण बांग्लादेश के लिए नेपाल हो गया, भूटान और उसके साथ कई और एशियाई देश में अपना सामान ले जाना बड़ा आसान था। अब सुरक्षा कारणों से हमने ये सुविधा विड्रॉ कर ली है। इस समय बांग्लादेश के साथ हमारे लैंड पोर्ट केवल 3 जगह खुले हैं। एक पश्चिम बंगाल में है, दूसरा पोर्ट सी पोर्ट बंगाल है और तीसरा मुंबई में है। अब इस फैसले का असर ये हुआ है कि बांग्लादेशी गुड्स के लिए एक बड़ा मार्केट अब उपलब्ध नहीं रह गया है। बड़ा मार्केट जयेश, यानी हमारे अपने देश का मार्केट? हाँ बिल्कुल, बड़ा मार्केट। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखो, बांग्लादेश जो भी सामान को भारत को एक्सपोर्ट करता है वो लो कॉस्ट आइटम है, इसलिए ये सारे सामान इंटरनेशनल ट्रेड में कॉम्पिटिटिव बने रहें, उसके लिए उनका लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो कम रखना पड़ता है। अब चूंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और नेपाल और भूटान जैसे देश बांग्लादेश से अधिक दूरी पर नहीं है, इसलिए ये सामान इन जगहों में कम कॉस्ट के कारण प्रेफर किए जाते थे। लगभग 1.5 दशक तक ट्रेड के बाद एक स्थायी कस्टमर बेस बांग्लादेश के व्यापारियों को मिल गया था। अच्छा, इसके कारण ही लोगों ने वहाँ एक्सपेंशन भी कर लिया था। तो जब से भारत ने लैंड और सी पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो ये सामान अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कम्पिटिटिव नहीं रह गए। तो मतलब इन आइटम्स के महंगे होने के कारण उनके प्राइसेस अट्रैक्टिव नहीं रहे अब? हाँ, यही तो हुआ है ना। ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे हमने सुरक्षा को देखते हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सारे लैंड कस्टम पोर्ट बंद कर दिए हैं। सी पोर्ट भी अब बांग्लादेश के लिए केवल 2 ही उपलब्ध हैं, कोलकाता पोर्ट और नवी मुंबई का नवसेवा पोर्ट। कोलकाता पोर्ट में बड़े शिप आते नहीं हैं। नवी मुंबई के पोर्ट तक बांग्लादेश से शिप पहुंचने में अब कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश से चलकर श्रीलंका होते हुए मुंबई जाना होगा। अब मुंबई से वही सामान नॉर्थ ईस्ट या नेपाल जाएंगे, तो इसका परिणाम ये होगा कि गुड्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो भारत के एक फैसले से बांग्लादेश के लिए कम से कम पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा जयेश फिर? देखो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो ये हुआ है कि बांग्लादेश को जो पश्चिमी देशों का पैरेलल बाजार मिलता था, वो अब भारत के साथ और देशों के पास आने लगा है। दूसरा ये है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अब नए इन्वेस्टमेंट आएंगे ताकि वहाँ के सामान की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एक बार ऐसा हो जाएगा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी और वहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो वहीं खप जाएगा। इससे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। पर मोहम्मद यूनुस क्या ये सब ठीक कर पाएंगे फिर? देखो, जहाँ तक मोहम्मद यूनुस की बात है तो उन्हें समझना पड़ेगा कि वो जिस तरह से अपने उद्देश्यों को पाने के लिए जल्दी में हैं, उतावले हैं, उससे बांग्लादेश पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि टूल किट से जियोपॉलिटिक्स नहीं चल सकती है। आप पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा तो चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन
प्रोपेगेंडा से पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स नहीं चला सकते। तो जयेश, आप जरा इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। ठीक है, जैसे आप देखो कि जब यूनुस शासन में आए तब भारत को बांग्लादेश का दुश्मन बताने के लिए इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 26 लाख भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। इसे लेकर बड़ा बवाल हुआ, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है कि ये भारतीय मजदूर आखिर गए कहाँ, उन्हें देश से निकाला गया या ये अभी भी वहीं हैं। इसका एक और उदाहरण ये देखो कि सत्ता में आते ही इनके लोगों ने ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि अदानी ग्रुप बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई करता है वो नॉर्मल रेट से 50% ज़्यादा है। इस प्रोपेगेंडा के बावजूद इनकी सरकार ने अदानी ग्रुप पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है और आज भी ये बिजली के लिए अदानी ग्रुप पर ही निर्भर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि देश और देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हातिम ताई और मुनीर शामी की कहानियों से नहीं चलती है, वो चलती है तो ठोस काम से। इकोनॉमी को कोई इकोनॉमिस्ट लीडर कैसे चलाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी नीयत क्या है। फिलहाल इकोनॉमिस्ट रिफॉर्म के नाम पर यूनुस ने कुछ भी नहीं किया है, और अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो कुछ भी उखाड़ा नहीं है, और यही कारण है कि निकट भविष्य में बांग्लादेश की इकोनॉमी पर अब बड़ा खतरा है। थैंक यू सो मच जयेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए और इनफैक्ट हमारे दर्शकों को बांग्लादेश की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और इनफैक्ट ऐसे एक्सप्लेनर्स के लिए अगर आपके भी कुछ आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारे चैनल को आप फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।